चलिए तो चलते हैं द्रोणागिरी पर्वत की चढ़ाई करने। द्रोणागिरी है यहाँ पे जाने के लिए, तो बजरंगबली का नाम लेके शुरू करते हैं। जय बजरंगबली। मैं अभी बहुत सालों बाद आया हूँ यहाँ पे, करीब 10 या 12 साल नहीं, मेरे ख्याल से 15 साल के बाद आया हूँ। पिछले बार आया था तब भाई के कॉलेज के फ्रेंड्स सब मिल के आए थे, तभी यहाँ पे आया था मैं। मेरे ख्याल से उसके बाद स्कूल, कॉलेज, जॉब इसमें फंसे हुए हम आज आए हैं 15 सालों बाद। बट अभी ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे चलने के लिए रास्ता दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ संस्था है जो इसके लिए काम करती है, उसका नाम मैं शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, शायद उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हो, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उनसे कि कैसे आना है, क्या है, कौन से टाइम पे आना होगा। वैसे तो मैं बता ही दे रहा हूँ, पर फिर भी एक ऑफिशियल अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो एनी टाइम बेस्ट है, क्योंकि ये टूरिस्टिक प्लेस नहीं है। यहाँ पे आपको कोई मतलब मदद के लिए शायद ही आए। वैसे तो ये किला ऐसे ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, आसपास के लोग यहाँ पे आते जाते रहते ही है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आएँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन और निकालें और आएँ। बाकी तो मज़ेदार है हर ट्रैकवासी के लिए, ट्रैकी के लिए, हर ट्रैकी के लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रैक है ये। जो हाल ही में ट्रैक करना शुरू कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उनके लिए बहुत ही अच्छा पर्याय है ट्रैक शुरू करने के लिए। तो चलते हैं थोड़ा धीरे धीरे, पापा जी थोड़ा पीछे रह गए हैं। अभी अच्छी खासी साफ़ सफाई भी की हुई है लोगों ने, यहाँ पे साफ़ रखा है, ज़्यादा आपको कचरा ये सब नहीं दिखेगा। आप भी अगर आएँ तो प्लीज़ यहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं करें। जो भी कूड़ा है, जो भी आपकी पीने की पानी की बोतल है, प्लास्टिक के रैपर है, प्लास्टिक है, पेपर है, आपके साथ सब लेके जाइए, ठीक है। आप आएंगे कुछ खाने पीने का सामान लेके, वो ज़रूरी भी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप उसको लेके वापस चले जाएं। जगह जगह पर आपको ये मार्किंग्स भी दिखाई देंगी, जैसे ये है। पंद्रह मिनट हो गए अभी चढ़ाई करके। वैसे धीरे धीरे ही चल रहे हैं हम, वैसे कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे हैं। इतना आता किती वर आहे रे? हां, इथून किती आता वर आहे? 10 मिनटं। हां, 10 मिनटं। अंकल घूमने आए क्या? हाँ, घूमने आए। यूट्यूब चैनल बना रहे हो? हाँ, यूट्यूब चैनल देख लेना। और कितने लाइक सब्सक्राइब है आपके? नाम क्या अंकल आपका? घुमक्कड़ अभी सर्च कर लेना यूट्यूब में, घुमक्कड़। चलिए हमारे नए सब्सक्राइबर्स तो हाई करते हैं। हाय। सब्सक्राइब करते रहिए,
ठीक है, बाय। तो जैसे मैं आते वक्त कह रहा था आपको कि यहाँ पे एक पास में घारापुरी जगह है, एलिफेंटा केव्स के नाम से बहुत ही फेमस है। तो उसका इतिहास ऐसे कहा जाता है, अगर आप गए हैं या फिर जाएंगे एलिफेंटा केव्स, जब आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि वो बुद्धकालीन है, तो वैसे ही आप उस एलिफेंटा केव्स में जब जाएंगे तो आपको शिव मंदिर शिव की मूर्तियाँ दिखाई देंगी, शिव के अलग अलग रूप दिखाई देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है एलिफेंटा। जब आप जाएंगे, कहा जाता है यहाँ पे मौर्य शासक भी थे जिनकी राजधानी घारापुरी थी। मतलब उनके शासनकाल में वो घारापुरी ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती थी, या फिर बहुत ही महत्व था घारापुरी को, क्योंकि वो बेट है, आइलैंड है, और वैसे स्ट्रैटेजिकली बोल सकते हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण थी वो जगह। वहाँ से एक 40 मिनट दूरी पे हमारा ये उरन गांव है। तो यहाँ पे भी मौर्य शासक शासन किया करते थे। उसके बाद चालुक्य आए, और ये सिलसिला, ये शासन का जो ये है, शासक आते गए चले गए, और फिर आए धीरे धीरे मराठा, धीरे धीरे फिर पोर्तुगीज़ आए। पोर्तुगीज़ के काल में यहाँ पे जो ऊपर किला है, उस किले को बहुत ही मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसको संवारा, उसका जो भी मरम्मत का काम था, किले के मरम्मत का काम कुछ किया है पोर्तुगीज़ ने। और हाँ, ऊपर एक पादरी थे जिन्होंने ऊपर चर्च का निर्माण भी किया है। अभी किला तो रहा नहीं ऊपर वैसे देखा जाए तो, पर कुछ चर्च के अवशेष है। आप अगर हम दिखाऊंगा मैं आगे आपको कि जो अवशेष हैं वो चर्च के है, रोमन या फिर पोर्तुगीज़ चर्च बोल सकते हैं आप। तो फिर पोर्तुगीज़ के बाद आए आदिल शाही आई। आदिल शाह के पास ये किला कुछ सालों के लिए था। आदिल शाह के बाद फिर से अंग्रेज़ों ने उन पर राज किया। अंग्रेज़ों के बाद मराठा शासकों ने राज किया। तो यहाँ बहुत शासक आए, इन्होंने यहाँ शासन किया। बाहरी शासक, क्योंकि उरन ये एक कह सकते हैं समुद्र किनार पट्टी है, और इतिहास अगर हम देखें तो जितने भी बाहरी शासक हैं, ये समंदर किनारे की जितने भी जगह हैं उन्होंने बहुत सारी वो काबिज़ की, क्योंकि ट्रेड की वजह से, जो ट्रेड चलता था उस पर अपना एक डोमिनेंस रखने के लिए उन्होंने ज़्यादातर ध्यान दिया कि जो समुद्र किनारे पट्टी है उस पे ही नज़र रखें, और अपनी जो भी उससे क्या होता था, उनका जब उनका राज होता था इस पूरे समंदर के एरिया के आसपास, तो उन पे कोई टैक्स नहीं लगाता था। मुझे ऐसे लगता है कि शासन होने के बाद अगर हम उस जगह पे आते हैं, तो अगर हमारा ही आधिपत्य होगा उस जगह पे, तो हम अपने नियम चला सकते हैं, नियम लागू कर सकते हैं। तो वही किया बाहरी शासकों ने, पोर्तुगीज़, इन्होंने भी वही किया। और बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, यहाँ आके उन्होंने फिर धर्म का प्रसार भी शुरू किया। इसी धर्म प्रसार के चलते उन्होंने
ऐसे जगह ढूंढे जहाँ पे उनके धर्म के चिन्ह हो। जैसे मैंने कहा कि ऊपर चर्च भी है, तो कुछ ऐसा इतिहास रहा है। और चलिए, इतिहास तो इतिहास है अभी, पर यहाँ अभी जो उरन की एक भौगोलिक स्थिति है, आप बोल सकते हैं उरन एक फाइनेंशियल हब बोल सकते हैं आप। पूरे देश की बहुत सारी इकोनॉमिकल जितने भी चीज़ें हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, JNPT जैसा एक पोर्ट, JNPT पोर्ट, ONGC, ऐसे बहुत सारी बड़े बड़े कंपनीज उरन में हैं। और इससे उरन के लोगों को, आसपास के लोगों को बहुत ही मदद हुई है उससे। तो चलिए, ये था उरन का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन। ये हैं आज के हीरो। आज पापा, आपकी एज कितनी है? 65। ओह वाह, 65 की एज में इतनी चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। उनके लिए सैल्यूट है। बहुत ही अच्छा। किले के पत्थर। चलिए, अभी हो गया हमारा गढ़ चढ़ के, अभी उतरेंगे गढ़। तो अभी शुरू कर दिया उतरना।